आज की हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट 4 जिसमें चैप्टर 14 से लेकर चैप्टर 17 तक हैं। हम आपको इस वीडियो में आज पूरे 4 चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। इनके नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, आप हाथों हाथ लिख लेना। बाकी मैं मॉडल का PDF भी बाद में प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का हमारा नाम है बाजार और बाजार की संरचना, यानी बाजार किसे कहते हैं और बाजार की संरचना क्या है। इसमें सबसे पहले आपको बाजार का अर्थ और परिभाषा देखनी है। अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं होता, बल्कि ऐसे संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता फैले होते हैं तथा उनके मध्य एक प्रकार का संपर्क पाया जाता है, जिसमें उस क्षेत्र में उस वस्तु की कीमत में समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी सामान्य शब्दों में तो हम वो कह देते हैं जहाँ पर क्रेता और विक्रेता एक साथ एकत्रित होते हैं कुछ वस्तुओं को खरीदने के लिए, उसे हम बाजार कहते हैं। पर लेकिन अर्थशास्त्र में यह जरूरी नहीं कि क्रेता और विक्रेता किसी एक स्थान पर एकत्रित हों तो उसे ही हम बाजार कहेंगे। आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, हमारा अमेज़ोन है, मित्रा है, मीशो है। इन सब में नहीं कोई क्रेता और विक्रेता एकत्रित होते हैं, पर लेकिन ये बाजार है। ये आजकल के युग का मतलब वो है उदाहरण। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्रेता और विक्रेताओं को एक स्थान पर एकत्रित होने की जरूरत नहीं होती। ये वाली आप परिभाषा देख लेना, बस एली की देख लेना एक। ठीक है, ये वाली एली की देख लेना, ये आसान है। इसमें दे रखा है बाजार के तत्व क्या क्या होते हैं। क्षेत्र जहाँ पर किसी वस्तु को खरीदने वाले और बेचने वाले फैले होते हैं वह सारा स्थान बाजार कहलाता है। एक वस्तु के बाजार के अंतर्गत अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु का एक अलग अलग बाजार माना जाता है, जैसे घी का बाजार, फलों का बाजार आदि। विक्रेता और क्रेता दो ही बाजार के महत्वपूर्ण, मतलब ये दोनों ही क्रेता और विक्रेता बाजार के एक अभिन्न अंग होते हैं। इनके अभाव में बाजार नहीं पाया जा सकता। फोर्थ है हमारा स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए। पर स्वतंत्र प्रतियोगिता का कहने का मतलब है कि मोल भाव कर सकते हैं कि विक्रेता जो होते हैं, क्रेता जो होते हैं, खरीदने वाले जो होते हैं, उपभोक्ता, वे मोल भाव कर सकते हैं। मतलब किसी भी कीमत पर वस्तु के लिए ये मांग कर सकते हैं, मोल भाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिफ्थ आता है कीमत। जब बाजार में क्रेता और विक्रेताओं में स्वतंत्र प्रतियोगिता होगी तो इसका परिणाम यह होगा कि वस्तुओं की कीमत एक समय में एक ही होगी। ठीक है, स्वतंत्र प्रतियोगिता का अर्थ यही होता है कि वो उस कीमत पर कितनी ही वस्तुएं खरीद सकता है, उसकी मर्जी है उपभोक्ता की। स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है। ये देख सकते हैं, इसमें बाजार की विशेषताएं लिख रही है। आप बाजार की विशेषताएं लिखें या बाजार के तत्व, बात एक ही है। इसमें भी एक क्षेत्र, एक वस्तु होता है, क्रेता और विक्रेता होते हैं, स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है और वस्तु का मूल्य होता है। हाँ देखिए, इसमें भी स्वतंत्र प्रतियोगिता के बारे में ऐसे ही लिख रहा है कि जो हमारा क्रेता होता है वो तो कम से कम कीमत पर किसी वस्तु को खरीदना पसंद करता है, और जो विक्रेता है वो अधिक से अधिक कीमत पर अपनी वस्तु को बेचना पसंद करता है। तो इसलिए क्रेता और विक्रेताओं में सौदा संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं होगा, दोनों सौदेबाजी कर सकते हैं। वस्तुओं का मूल्य एक निश्चित मूल्य होगा, देख लेना, आप लिख लेना तत्व और विशेषताएं करके, क्योंकि तत्व पूछे विशेषताएं पूछे एक ही लिख लेना। फिर बाजार का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर हमारे स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक बाजार होते हैं। इन्हें बस ऐसे देख लेना। समय के आधार पर दैनिक, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अतिदीर्घकालीन बाजार होते हैं। बिक्री के आधार पर हमारे मिश्रित निरीक्षण बाजार होते हैं। ग्रेड द्वारा बिक्री बाजार होता है। ट्रेडमार्क होता है। विशिष्ट बाजार होते हैं। नमूने द्वारा बिक्री का बाजार होता है। और बिक्री की मात्रा के आधार पर थोक होते हैं। फुटकर बाजार होते हैं। थोक बाजार वे होते हैं जहाँ पर वस्तुएं थोक में बेची जाती है, बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ। फुटकर बाजार होते हैं जैसे आपके आसपास होते हैं, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा सामान भी ले सकते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर होते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अल्पाधिकार होता है। वैधानिकता के आधार पर वैध होते हैं। और काला बाजार होता है, खुला बाजार होते हैं, ये होते हैं वैधानिकता के आधार पर।
अब आपका 15 चैप्टर आ जाता है जिसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में हम कीमत निर्धारण कैसे कर सकते हैं। यानी पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब वो बाजार होता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत अधिक संख्या होती है। बाजार मतलब वस्तु मूल्य भी एक होता है उन सब वस्तुओं का, और वस्तुएं भी एक समान ही रहती है, और उपभोक्ताओं को भी बाजार का पूरा ज्ञान होता है। वो पूर्ण प्रतियोगिताएं हैं, पूर्ण प्रतियोगिता है। ठीक है, ये भी एक बाजार है। पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार मोनोपोली है ना, ये बाजार है एकाधिकृत। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण बता रहे हैं कैसे होगा। अब पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता जान लेते हैं, इसे कहते हैं, इसी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक हो तो उनके बीच पूर्ण एवं स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, और इस बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है, और इस साथ ही कोई क्रेता या विक्रेता एक ही स्थिति ऐसी स्थिति में होता है कि वे बाजार की कीमतों को प्रभावित कर सके। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। ठीक है, ये लिख लेना आप। फिर हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं में आप लिख रहे हैं क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, और समरूप वस्तु की उपस्थिति होती है, समान मूल्य होता है, बाजार की उपभोक्ताओं को बाजार की पूरी जानकारी होती है, इसलिए कोई भी अधिक मूल्य पर सामान खरीदने को तैयार नहीं होगा। विक्रय लागतों की अनुपस्थिति होती है, यानी विज्ञापन कुछ नहीं होते उसमें। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा निकास होता है, कोई भी फर्म आ सकती है और छोड़कर चली जा सकती है। उत्पादक साधनों की गतिशीलता होती है, प्रतिबंधों का अभाव होता है, कोई प्रतिबंध नहीं होते हैं। पूर्णतः लोचदार मांग होती है ना। ये दिखा रखा है, कीमत एक ही रहेगी, उस पर आप कितनी ही डिमांड कर सकते हैं। औसत आय तथा सीमांत आय बराबर होगी, क्योंकि कीमत हमारी एक ही रहेगी, ये देख सकते हैं आप। ये तो देख लिया था ना आपने, एक बार और दिखा देती हूँ अगर कुछ रह गया होगा तो। ठीक है, एक बार देख ले आप इन्हें। अब देखिए, इसमें लिख रखा है पूर्ण प्रतियोगिता में हम कीमत निर्धारण कैसे कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी एक फर्म अकेले ही बाजार की कीमतों पर प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे उद्योग में उत्पादन की तुलना में इसका अपना उत्पादन बहुत कम होता है, किंतु बहुत भी से फर्में मिलाकर कई कीमतों को प्रभावित कर सकती है। इन कहने का मतलब है कोई भी एक फर्म, अकेली फर्म, इंडिविजुअल फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, पर लेकिन जब फर्म सब एक साथ मिल जाएं तो वे कीमत को प्रभावित कर सकती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण 3 शीर्षकों में होता है। उद्योगों द्वारा कीमत निर्धारण, फर्मों का साम्य और उद्योगों का साम्य। यानी जब फर्म एक साथ मिल जाएंगी तो वे कीमत निर्धारण कर सकते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म नहीं कर सकते। उद्योगों का साम्य हो जाए तब कर सकते हैं, और उद्योगों द्वारा कीमत निर्धारण तो होती ही है और वे फर्म को माननी पड़ती है। उद्योगों द्वारा जब कीमत निर्धारित होती है, किसी भी बाजार में कीमत वही निर्धारित मानी जाती है जिस कीमत पर उद्योग जितनी मात्रा बेचने को तैयार रहता है, उपभोक्ता भी उतनी ही मात्रा को खरीदने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार की मांग और पूर्ति का संतुलन बिंदु ही कीमत को निर्धारण करता है। ठीक है, इसमें मांग और पूर्ति का संतुलन बिंदु ही पूर्ति को निर्धारण करेगा। कहने का मतलब जितनी मांग होगी, मतलब मांग और पूर्ति की बाजार की शक्तियों द्वारा ही इसमें निर्धारित होती है कीमत। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बस इसमें कुछ नहीं, ये तो आप जानते ही हैं। सॉरी, अब हमारा सेकंड आ जाता है फर्म का साम्य या कीमत निर्धारण। एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होगी जब उसके कुल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं हो, अर्थात साम्यावस्था में फर्म उत्पादन की वह मात्रा तथा कीमत करेगी जिस पर अधिकतम तय करेगी जिस पर अधिकतम लाभ या अधिकतम शुद्ध आय प्राप्त हो रही हो। फर्म अपने उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती, अधिकतम लाभ प्राप्त करती है और उत्पादन लागत न्यूनतम होती है। पूर्णतः प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति या अधिकतम लाभ 2 प्रकार से ज्ञात हो सकते हैं। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग ऐसी हो रही है आपके समझ में ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ पूरा। कुल आय तथा कुल व्यय विधि द्वारा, ये देख सकते हैं आप, ये कर सकते हैं। ये आपका TR वक्र है। TR वक्र ये नीचे पहले इसलिए है क्योंकि
आपकी जो आय होगी वो कुछ भी नहीं होगी, आपकी लागत ही लगेगी, क्योंकि कोई आप एक फर्म स्टार्ट करेंगे, उसे बनाएंगे, है ना, उसमें मशीनरी लाएंगे, सारा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, तो उसमें सिर्फ आपकी लागत ही लगेगी, आय कुछ नहीं होगी। आय जब आप स्थापित कर लेंगे, माल बनेगा, है ना, और जब वो बिकेगा तब उसके बाद आपको इनकम प्राप्त होगी। तो ये इनकम आपको बाद में प्राप्त होगी, पहले तो आपकी इनकम लगेगी, फिर वो धीरे धीरे कम होगी, जब आपको आय वो प्राप्त होने लगेगी, फिर ये लागत आपकी कम हो जाएगी और इनकम आपकी बढ़ जाएगी, और यहाँ पर आपको अधिकतम लाभ होगा। इस स्थिति में उत्पादन, यहाँ पर कुल आगम और कुल लागत लिख लेना बस। ये प्रॉफिट वही होगा जो आपकी कुल आय में से आपकी कुल लागत को घटा देंगे, यानी टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटा देंगे, तो आपको प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख रखा है, लिख लेना बस ऐसे। सीमांत आय और सीमांत लागत विधि द्वारा फर्म में साम्य की पहली शर्त सीमांत आय और सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। MR=MC होनी चाहिए। फर्म में साम्य की दूसरी शर्त संतुलन उत्पादन के पश्चात सीमांत लागत आय से अधिक हो। ये देख सकते हैं आपका, ये AR है, MR और AR जिसे हम प्राइस भी कहते हैं, यही आपका प्राइस होता है, और ये MC आपकी सीमांत कॉस्ट है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इसे बस ऐसे लिख लेना। फिर इस पे ये दे रखा है, आप इन्हें देख सकते हैं बस। प्रॉफिट आपको तब होगा जब आपके AR यानी औसत आय ज़्यादा हो औसत कॉस्ट से, और नो प्रॉफिट नो लॉस होगा जब आपके AR=AC हो, और AR ज़्यादा हो AC के तब आपको लॉस होगा, जब AR कम हो AC से, यानी AC ज़्यादा हो, औसत लागत आपकी ज़्यादा होगी, बस ये लॉस होगा। ठीक है, तो इसे छोड़ ही देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ही से देख लेना, और मैं आपको मॉडल में से दिखा दूँगी, वहाँ से देख लेंगे। फिर आ जाता है आपका चैप्टर 16, जिसका हमारा नाम है एकाधिकृत प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण कैसे होती है। फिर यह जाता है एकाधिकार प्रतियोगिता से बाजार आश्चर्य। इसका पहले हम अर्थ देखेंगे, विशेषता देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे कीमत निर्धारण कैसे होती है। ठीक है, तो यह एक ऐसा बाजार है जिसमें एक उत्पादकता के कई विक्रेता और प्रत्येक विक्रेता का उत्पादक दूसरे विक्रेता से कुछ अलग होता है। उत्पाद की बात हो रही है यहाँ पर। अन्य शब्दों में यह एक ऐसा बाजार है जिसमें विक्रेता विभेदात्मक वस्तु का विक्रय करके है, जैसे टूथपेस्ट उद्योग, साबुन उद्योग। टूथपेस्ट में जैसे कई आते हैं, आपका पतंजलि का हो गया, है ना, और क्लोजअप हो गया, ये कई सारे आते हैं उद्योग, साबुन उद्योग आदि इन बाजार में के उदाहरण है। यह बाजार पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार बाजार का मिश्रण है। इसमें कुछ विशेषताएं पूर्ण प्रतियोगिता की पाई जाती है, अब कुछ विशेषताएं एकाधिकार की पाई जाती है। फिर आ जाता है एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या क्या होती है। अनेक विक्रेता और अनेक क्रेता होते हैं। इसमें वस्तु विभेद होती है, मतलब प्रति वस्तु अलग अलग होती है। जैसे आप टूथपेस्ट में बताया था नाम भी आपको उदाहरण, इसमें आ गया क्लोजअप, आ गया पतंजलि का एक टूथपेस्ट आता है, और सेंसोडाइन, ये बहुत सारी टूथपेस्ट आते हैं। तो इनसे आप देख लेना, इनमें वस्तु विभेद हो तो होते थे टूथपेस्ट ही है, होते थे टूथपेस्ट ही है ना, पर लेकिन इसमें वस्तु विभेद होता है, उसमें अलग अलग ऐसे बता देते हैं। फिर थर्ड आ जाता है फर्मों में प्रवेश एवं निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। फोर्थ आ जाता है पूर्ण ज्ञान का अभाव होता है। फिफ्थ विक्रय लागतें। एकाधिकार प्रतियोगिता में बाजार एक फर्म, इसमें विक्रय लागतें होती हैं, है ना, सब विज्ञापन करते हैं। आप देख सकते हैं टूथपेस्ट का क्लोजअप का अलग विज्ञापन करते हैं, है ना, अलग अलग करते हैं, क्लोजअप का अलग, सेंसोडाइन का अलग, विज्ञापन करते हैं, तो इसमें विक्रय लागतें होती हैं। गैर कीमत प्रतियोगिताएं पाई जाती है, ये देख सकते हैं एग्जाम्पल लिख सके। टूथपेस्ट में कोलगेट क्लोजअप, स्कूटर में बजाज विजय, चाय ताजमहल, लिप्टन ग्रीन टी होती है ना, कार मारुति और BMW, बहुत सारी होते हैं अलग। फिर आ जाएगा मांग वगैरह आपका, फिर औसत एवं सीमांत आय। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं इसमें कीमत निर्धारण। फिर आ जाता है एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन या कीमत निर्धारण। अब इसमें देखेंगे कीमत निर्धारण कैसे हो सकता है। तो फर्मों में दो प्रकार से होता है, पहले तो हम देखेंगे अल्पकाल में और फिर दीर्घकाल में।
कीमत निर्धारण कैसे होता है? अल्पकाल में उत्पादन आपकी पूर्ति और मांग के अनुसार समायोजित नहीं कर पाते, अल्पकाल में उत्पादक अपनी पूर्ति को मांग के अनुसार समायोजित नहीं कर पाते, अतः उन्हें 3 स्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है: असामान्य, सामान्य और स्थिर लाभ की दिशा से। फर्म को असामान्य लाभ इसलिए प्राप्त होता है कि अल्पकाल में नए फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती, अतः मांग अधिक हो जाने पर उसे लाभ प्राप्त होता है। सामान्य लाभ तब जब फर्मों की कुछ औसत लागत वस्तु की कीमत के बराबर है ना, अतः फर्मों को न लाभ होता है उन्हें ही हानि होती है। हानि कब होती है? अल्पकाल में फर्म को हानि इसलिए होती है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन नहीं हो पाता, केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन होता है, अतः लागत अधिक और मूल्य कम होने पर एक फर्म को हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, ये आपकी तीनों दशाएं देख रखिए, कब आपको असामान्य लाभ होगा, कब सामान्य और कब आपको हानि होगी। इस चित्र को आपको ऐसे बनाना है, मैं आपको पहले बता रही हूँ। AR और M, मैं इसे पेन से ड्रॉ करूँगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो दिख तो रहा है, छोड़ो। ये आपका MR वक्र है और ये AR, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये ऐसा ही वक्र होता है, इसे ध्यान रखना। AR वक्र ऊपर होता है, MR वक्र इसके नीचे होता है। ध्यान रखना, MR सबसे नीचे ही रहेगा और AR ऊपर रहेगा, A ऊपर रहेगा, M नीचे, ध्यान रखना इसे। ये AR वक्र है, ये MR वक्र है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ड्रॉ करना है। बस इसमें ड्रॉ करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका पहले तो आप किसको ड्रॉ करेंगे, इसको, ये जो आपका AC वक्र है और MC वक्र है। ये AC वक्र ऐसे होता है, MC वक्र इसके नीचे से जाता है। ये जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वो आपका क्या होती है, वो आपकी होती है कॉस्ट, यानी जितने में आपका कोई उत्पादन हुआ है, किसी चीज़ का उत्पादन हुआ है, देख सकते हैं आप, जहाँ पर मिलेगी वही आपका क्या होगा, इतनी आपको लागत लगेगी किसी चीज़ को उत्पादन करने पर। और ये जो आपका AR वक्र आपको ये रिप्रेजेंट करता है उसके मतलब आपको कितनी आय मिली है उस प्रोडक्शन को, ये आपकी आय को प्रेजेंट करता है। AR औसत रिवेन्यू जो होता है आपकी, ये आपका प्राइस होता है, ये AR। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आपकी ये दोनों मिली MC और AR वक्र, तो यानी आपको उस वस्तु को उत्पादन करने में इतना आपकी लागत लगी है और आपकी प्राइस यहाँ पर होगी, क्योंकि ये प्राइस रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर आपका ये जैसे मान लिया यहाँ पर ये मिले, ठीक है, इस जगह मिले, तो यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस जगह मिले तो यहीं से आपको एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आपकी कट गई तो ये आपका प्राइस हो गया, नीचे का आपका यहाँ पर तो यहीं से मिला देंगे, ये आपका कॉस्ट हो गया। तो ये सारा आपका क्या होगा, सामान्य लाभ होगा, इस पर आपको सामान्य लाभ होगा। इस पॉइंट पर जब आप ये भी तीनों, इस सामान्य लाभ को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसे थोड़ा सा जो ये वाला है ना, ये वाला इसे थोड़ा सा नीचे कर लेना है। जब जहाँ पर आपका AR, इसको यहाँ पर AR होना चाहिए और MR इसके नीचे होना चाहिए। ठीक है, तब आपका सामान्य लाभ का ये बन जाएगा। देखिए जैसे इसमें बन रहा है, AR और MR नीचे हो गया इसके, यानी ये तीनों एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कॉस्ट भी उतनी होनी चाहिए, आपकी प्राइस भी उतना होना चाहिए, तब आपका सामान्य लाभ होगा। अब हानि में इसमें आपको क्या करना होगा, हानि में ये और नीचे हो जाएगा, जो AR और MR वक्र है ये और थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो फिर ये आपकी हानि हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। देखो मैं बता रही हूँ ना, ये आपको कैसे बताऊँ, चलो ये ऐसे MC और MR वक्र ये दोनों खींचने, हानि में ये थोड़ा सा ऊपर होंगे, सामान्य लाभ में आपको ये थोड़ा सा ऊपर होंगे, और जो हमारा सामान्य लाभ होगा इस बिंदु पर होगा, ये AR वक्र और MR वक्र इसके नीचे होगा, और हानि होगी ये और इससे नीचे हो जाएंगी, या यहाँ पर खिंच जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है। अब आपके ये अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका हानि होगी क्योंकि आपका कॉस्ट लग रही है इतनी, और ये रहा आपका AR। ठीक है, औसत कॉस्ट ज़्यादातर आपके AC और AR ये रिप्रेजेंट होते हैं, यही आपका मेन होते हैं, तो ये देख लेना आप बस।
फिर दीर्घकाल में फर्म में संतुलन क्या होगा, यानी दीर्घकाल में कीमत निर्धारण कैसे होगी। तो दीर्घकाल में फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मांग के अनुसार पूर्ति को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। फर्म अपने अल्प आकार में परिवर्तन कर सकते हैं तथा फर्म को हानि इसलिए नहीं होगी क्योंकि हानि होने पर वह उत्पादन बंद करके बाहर चली जाएगी, क्योंकि अल्पकाल में तो वो रो नहीं करती कि उसे आशा रहती है कि जब दीर्घकाल होएगा बाद में वो अपना उसे लाभ प्राप्त हो जाएगा। पर लेकिन दीर्घकाल में तो सब चीज़ परिवर्तनशील होती है, उसे लाभ अब नहीं लाभ हुआ तो कभी होगा ही नहीं। दीर्घकाल में तो कोई उसे आशा रह ही नहीं पाती, तो इसलिए वो बंद करके चली जाएगी, अतः फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। तो संतुलन की शर्तें, सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होनी चाहिए। सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र से नीचे से काटे। दीर्घकाल में फर्म को, दीर्घकाल में आपका ऐसा बनेगा बस, ठीक है। ये दे रखा है, ये आप पूरा पढ़ लेना, लिख लेना चाहिए। एकाधिकार और एकाधिकृत प्रतियोगिता में अंतर क्या क्या होता है। तो दोनों बाजार में साम्य वहाँ स्थापित होते हैं जहाँ सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। दोनों में ही मांग वक्र अथवा औसत आय वक्र नीचे दाईं ओर ढाल वाला होता है, और दोनों बाजारों में साम्य बिंदु औसत आय रेखा अथवा मांग रेखा तथा कीमत रेखा के नीचे स्थित होता है। तो दोनों ही अवस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता पाई जाती है और दोनों ही बाजार में उत्पादन कीमतों का निर्धारण होता है। और इसमें असमानताएं दे रखी हैं कुछ, ये वैसे पूछता नहीं समानता समानता। एकाधिकार में एक वस्तु का अकेला उत्पादन होता है, जबकि एकाधिकृत प्रतियोगिता में उत्पादन की संख्या बहुत अधिक होती है। सेकंड रखा है, एकाधिकार में उद्योग और फर्मों में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, जबकि एकाधिकार में अनेक फर्मों और उद्योगों का समूह होता है। ये पूरा दे रखा है, आप पढ़ लेना इसे बस। चलो पढ़ के बता देते हैं। एकाधिकार में वस्तु विभेद नहीं पाया जाता, जबकि एकाधिकार में वस्तु विभेद पाया जाता है। एकाधिकार में वस्तु में सामान्यतः विक्रय लागतों का अभाव पाया जाता है, जबकि एकाधिकार में विक्रय लागतें पाई जाती हैं। जो आपके एकाधिकार और एकाधिकृत बाजार नहीं होते उनका ही इन्होंने पूरा दे रखा है, इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इन दोनों को पढ़ लेंगे तो आपको अंतर समानता है, आपको इसमें खुद ही समझ में आ जाएगा, इसमें इतना कुछ करने की बात नहीं है। अभी हमने ये पढ़ेंगे हम एकाधिकार, हमने सिर्फ एकाधिकृत पढ़ा था बाजार, एकाधिकार अब हम पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर 17 है और लास्ट है इस यूनिट का। तो 17 चैप्टर का आपका नाम है अल्पाधिकार या द्विधिकार में कीमत निर्धारण कैसे होता है वो देखते हैं, जो आपका चैप्टर 17 है, ठीक है। अल्पाधिकार बाजार की विशेषताएं देख लें, अर्थात आप खुद ही लिख देंगे। उसमें बड़ी फर्मों की कम संख्याएं होती है, यानी कुछ ही लोगों का अधिकार होता है। अल्पाधिकार का क्या मतलब है, कुछ ही लोगों का अधिकार होगा बाजार पर, यानी बड़ी फर्मों की कमी संख्या होती है और क्रेताओं की अधिक संख्या होती है। प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, व्यापार गुटों का निर्माण होता है, अंतर निर्भरता पाई जाती है और मांग वक्र आप देख सकते हैं ऐसा होगा, ठीक है। अल्पाधिकार के इसमें प्रकार भी दे रखे गए, पूर्ण तथा अपूर्ण अल्पाधिकार या गठबंधन तथा गैर गठबंधन अल्पाधिकार, ठीक है। और इसमें पूरी ये अंतर दे रखे हैं, बस आप इन्हें ही देख लेना, उन्हें अंतर इतना अंतर को करने की कोई जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इनका, आराम से इन्हें लिख लेना एक बार, ठीक है। इसमें छोटे में आसान में दे रखा है, जैसे देखिए इसमें कई क्रेता होते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, इसमें एकाधिकार की बात होगी तो एक ही विक्रेता होगा, एकाधिकारी है कई विक्रेता होंगे और अल्पाधिकारी सीमित संख्या में होंगे। तो ऐसे आप पढ़ लेना, इन्हें समझाने की कोई इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें अल्पाधिकार का वर्गीकरण दे रखा है, शुद्धता भेद, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आप देख सकते हैं, नोट्स बना रखे हैं मैंने। अल्पाधिकार कीमतों और उत्पादन निर्धारण, इसमें कैसे कीमतों का निर्धारण होता है। यह अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक रूप है जिसमें थोड़े से ही विक्रेता होते हैं और थोड़े से ही विक्रेता होने के कारण प्रत्येक विक्रेता बाजार में कुल पूर्ति का एक बड़ा भाग उत्पादन करते हैं और इस प्रकार प्रतियोगिता पर उसका महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है।
वह बाजार में वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है। इससे विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तु एक ही प्रकार की हो सकती है या इसमें भिन्न भी हो सकती है। ठीक है, इसे मैं पढ़ के बता रही हूँ, तभी आप लिख लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा ऐसे ही लिख रखा है, समझ में नहीं आएगा आपको। मैंने पढ़ दिया है, आप वैसे लिख लेना। विधिकृत अल्पाधिकार के अंतर्गत वस्तुएं भिन्न होती हैं, अतः कीमत निर्धारण करने हेतु फर्म भिन्न रीतियाँ अपनाती है। ऐसा कुछ रीति बेचना नीचे दी गई है। स्वतंत्र कीमत निर्धारण, इसके अंतर्गत प्रत्येक फर्म अपनी कीमत और उत्पादन स्वतंत्र रूप से निर्धारित करती है। यदि अल्पाधिकारी फर्मों द्वारा वस्तु के उत्पादन में किसी प्रकार का अंतर नहीं हो तो सभी वस्तुओं की समान कीमत की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु विविधीकृत होने पर उनके मूल्य में भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये 3 स्थितियां हो सकती हैं, ये देख सकते हैं 3 स्थितियां हो सकती हैं, आप इन्हें खुद पढ़ लेना। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाली यूनिट, है ना, जो मैंने आपको बताया है, बस आप उतना ही कर लेना कि उसका अर्थ क्या होता है। और मैंने जो आपको एक अधिकृत वाली कीमत निर्धारण बताया था ना, वो वाली इम्पोर्टेंट है, बस उसके ही आप अच्छे से कर लेना और इनका अर्थ और विशेषता ही करना आपको, इतना कुछ इसमें है नहीं। फिर इसमें कीमत निर्धारण के प्रकार दे रखे हैं, कुछ देख लो आप, बस ये तो सही लिख रहा है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी 4th यूनिट है। मॉडल में मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ, इसका तो मैं आपको फोटो भी डाल दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, देख सकते हैं बस एक बार, आपको जो यहाँ से देखना चाहे। ठीक है, ठीक है, ये रखा आपका, आप देख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो गई है। 5th यूनिट दे गई है हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।